नमस्कार दोस्तों। मैं हूं रोहित और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के गणित विषय के निर्देशांक ज्यामितीय अध्याय का और उससे रिलेटेड सामग्री का अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम लोग ये रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा और क्या देखा था। तो सबसे पहले हम लोगों ने वहां पर यह सीखा था कि एक संख्या रेखा क्या होती है और उस संख्या रेखा पर एक बिंदु का निर्धारण किस तरह से किया जा सकता है या उस बिंदु का निरूपण किस तरह से किया जा सकता है। फिर हम लोगों ने देखा था कि निर्देशांक तल क्या होता है या उसको हम कार्तीय तल भी कहते हैं और ये कैसे इसका निर्माण किस तरह से किया जाता है। जैसे कि अगर हम दो दो संख्या रेखाओं को एक दूसरे पर लंबवत काटें तो एक निर्देशांक तल का निर्माण हो जाता है। और निर्देशांक तल जो होता है दो संख्या रेखाओं और चार चतुर्थांशों से मिलकर के होता है, तो चतुर्थांश की अवधारणा भी वहीं से आती है। फिर हम लोगों ने कुछ नामकरण देखे थे, जैसे कि एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं, वाई निर्देशांक को क्या कहते हैं, तो इन सब तरह की चीजों को देखा था। फिर हम लोगों ने चिन्ह योजना पर विचार किया था कि अगर मान लेते हैं कि कोई बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है तो फिर उसका जो चिन्ह की प्रकृति होगी, उसके निर्देशांकों की, वो किस तरह से होगी। तो प्रथम चतुर्थांश की अगर बात करें तो उसके जो निर्देशांक की चिन्ह प्रकृति होगी वह प्लस और प्लस प्रकृति का होगा। मतलब एक्स निर्देशांक धनात्मक होगा, वाई निर्देशांक धनात्मक होगा, और इसी तरह से हम लोग बाकी चतुर्थांशों के बारे में भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि निर्देशांक तल में किसी बिंदु को किस तरह से आलेखित किया जा सकता है अगर बिंदु के निर्देशांक आपको पहले से मालूम हो। अगर मान लेते हैं कि अगर आपको बिंदु 1, 2 को निर्धारित करना हो आलेख पत्र पर, तो आप कैसे करेंगे, यह उस वीडियो में बताया गया है। और हम लोगों ने फिर यह भी ध्यान रखा था कि एक्स निर्देशांक को पहले, वाई निर्देशांक को बाद में, और फिर उन दोनों के बीच में एक कोमा होनी चाहिए। ये एक सामान्य परिपाटी है निर्देशांक लिखने का। तो इन सभी बातों पर हम लोगों ने पुराने वाले वीडियो में अध्ययन किया था। अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए और फिर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस नए वीडियो में हम लोग कक्षा 10 से रिलेटेड सामग्री का अध्ययन करेंगे और वहां पर सबसे पहले इस बात पर ध्यान देंगे कि कार्तीय तल में एक दूरी की क्या अवधारणा हो सकती है या एक दूरी की क्या अवधारणा है निर्देशांक तल में। तो इसको समझने से पहले हम लोग एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो है उसे समझने का प्रयास करते हैं। हालांकि मैं अपेक्षा करता हूं कि आप पहले से ही उसके विषय में जानते होंगे, जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। तो आप मैं उसे थोड़ा ब्रीफली यहाँ पर डिस्क्राइब कर देता हूँ कि ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। तो यहाँ पर आकृति 1 और 2 को आप देख रहे होंगे। मान लेते हैं ये, इसका नाम है ए, बी और सी। तो ये एक त्रिभुज है ए बी सी, और यहाँ पर मान लेते हैं कि ये एक त्रिभुज है डी ई एफ। चूंकि ये दोनों ही त्रिभुज हैं लेकिन इनमें कुछ मूलभूत विभिन्नताएं हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो सभी कोणों के बारे में कुछ विशेष टिप्पणी नहीं की जा सकती, बस ये कहा जा सकता है कि तीनों कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री है। बट अगर हम लोग डीई एफ की बात करें, त्रिभुज डीई एफ की बात करें, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कोण डी, कोण ई और कोण डी, कोण ई और कोण एफ, इन तीनों का योग भी 180 डिग्री है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इस त्रिभुज का एक कोण क्या है, 90 डिग्री है। तो जिस भी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है उसे हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण। अब चूंकि यह समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय परिभाषित किया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस पाइथागोरस एक गणितज्ञ का नाम था, उन्हीं के नाम पर यह पाइथागोरस प्रमेय रखा गया है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है, यानी कि कर्ण कर्ण स्क्वायर, कर्ण का वर्ग जो होता है वह बराबर होता है लंब के वर्ग के प्लस आधार के वर्ग के।
आधार के वर्ग के। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में तीन चीजें होती हैं, इसको हम लोग कर्ण कहते हैं। ये जो है वो कर्ण बोलते हैं, मतलब डी एफ रेखाखंड को कर्ण बोलते हैं, ई एफ को आधार बोलते हैं, और डीई को लंब, डीई को लंब बोलते हैं। डीई लंब है, ईएफ आधार है, और डीएफ कर्ण है। तो समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण के बीच एक विशेष संबंध होता है जिसे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं, और जिसको इस तरह से लिखा जाता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण यहाँ पर हम लोगों ने देखा कितना था, डी एफ, यानी कि डी एफ का स्क्वायर जो होगा, लंब कितना था, डी ई का स्क्वायर प्लस आधार कितना था, ई एफ का स्क्वायर। बस यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यही है कि यह हरेक त्रिभुज पर लागू नहीं होता, बल्कि यह एक समकोण त्रिभुज पर लागू होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री होते हैं। ये विशेष बात ध्यान में रखनी है, और ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखना है। चलिए अब हम लोग फिर से कार्तीय तल में दूरी की अवधारणा पर विचार करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर एक और चीज हम लोग देख सकते हैं कि आप देखिए यहाँ पर एक कार्तीय तल का पहले से ही निर्माण किया जा चुका है और एक बिंदु को पहले से दिखाया गया है। मैं यहाँ पर फिर से नाम लिख देता हूँ इसका। इस अक्ष को क्या बोलते थे, y अक्ष, और इसको बोलते हैं x अक्ष। ठीक है, जो क्षैतिज होती है उसे x अक्ष बोलते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर होती है उसे y अक्ष बोलते हैं। मान लेते हैं कि कोई बिंदु एक सामान्य बिंदु है जिसके निर्देशांक क्या है, p x, y मैंने यहाँ पर रख रखा है। तो अगर सिर्फ मतलब अगर निर्देशांक तल में सिर्फ एक बिंदु हो तो उस बिंदु का निर्देशांक जानना ही उसके लिए उसका अद्वितीय पहचान है, और यही एक समस्त जानकारी है अगर उस बिंदु के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। लेकिन अगर सपोज दैट मानिए कि उसी तरह से अगर कार्तीय तल में दो बिंदु दिए हुए हों, जैसे कि यहाँ पर P और यहाँ पर Q, तो इन दोनों बिंदु के निर्देशांक अगर हम लोगों को पहले से ही मालूम हो तो एक और महत्वपूर्ण जानकारी है जिसके बारे में हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। अगर एक बिंदु हो तो दूरी की अवधारणा उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती, लेकिन अगर दो बिंदु हो तो हो जाती है। अगर जैसे कि मान लेते हैं कि दो बिंदुओं को अगर मिला दें तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। यह इसलिए हुआ क्योंकि अब हमारे पास दो बिंदु हैं और हम लोग एक और गुण का अध्ययन कर सकते हैं उनके निर्देशांकों के अलावा, और वो क्या है कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है। यहाँ पर भी हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। उसके लिए हम लोगों को ये विशेष ख्याल रखना होगा कि जैसे मान लेते हैं कि मूल बिंदु से इसकी क्या दूरी हो सकती है, तो ये मूल बिंदु को जनरली ओ से डिनोट करते हैं और उसका निर्देशांक क्या होता है, 0 0। तो इस बिंदु से इस पी बिंदु के बीच की दूरी क्या है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये भी एक दूरी हो सकती है। यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यहाँ पर हम लोगों ने पी और क्यू के बीच भी दूरी दिखाया है। ठीक है, तो और तो बाकी और चीजों का अध्ययन हम लोग आगे करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि चलिए दूरी की अवधारणा को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ एक ग्रिड लाइन ले लेते हैं और देखते हैं कि ये पहले से ही दिखाया गया एक निर्देशांक तल है जिसमें कि तीन बिंदु दिखाए गए हैं। ये बिंदु का नाम है बी ए सी। बी के निर्देशांक है 2 1, ए के निर्देशांक है 2 4 और सी के निर्देशांक है 5 3। अब मान लीजिए कि आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि ए से बी ज्यादा दूरी पर है या ए से सी ज्यादा दूरी पर है, या दूसरे शब्दों में कहें तो ए बी और ए सी में दोनों में से कौन बड़ा है। मान लेते हैं ए बी और ए सी, इन दोनों में कौन बड़ा है। अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए, आप चाहें तो वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर सकते हैं और खुद सोचिए कि ए बी और ए सी में कौन बड़ा है। चलिए हम लोग फिर से विचार करते हैं कि कौन बड़ा हो सकता है। तो आप देख करके आसानी से नहीं पता कर सकते कि ए बी और ए सी के बीच में कौन सा बड़ा है। तो हम लोग इस अध्याय में और आगे देखेंगे कि किस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि ए बी और ए सी के बीच में कौन बड़ा है। इसके लिए हम लोग एक बीजगणितीय संबंध ज्ञात करेंगे और उसके आधार पर हम लोग यह देखेंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो इससे ये बात भी साफ स्पष्ट हो जाती है कि निर्देशांक ज्यामिति जो है
वह ज्यामिति को बीजगणितीय साधनों के द्वारा समझने में मदद करती है। और उसी तरह से इसका हम लोग उल्टा भी सोच सकते हैं कि ज्यामिति जो है वह बीजगणित को समझने में भी लाभदायक होता है। इसलिए देखिएगा कि आप आगे की कक्षाओं में चलकर भी देखेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति का बहुत ज्यादा अनुप्रयोग है। जैसे मान लेते हैं भौतिकी ले लेते हैं, इंजीनियरिंग ले लेते हैं, यानी कि अभियांत्रिकी, और भी बहुत सारे विषय हैं जहां पर आप देखेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति का सचमुच बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है इन्हीं कारणों की वजह से। कौन सा कारण? कि ज्यामिति का बीज गणित के माध्यम से अच्छे तरीके से अध्ययन किया जा सकता है, उन्हें समझा जा सकता है निर्देशांक ज्यामिति की मदद से। और दूसरा बात कि ज्यामिति भी बीज गणित को समझने में सहायता करती है।